स्टेट में पोजीशन भी मिला था। उसके बाद मैम ने 12 साइंस किया, MBBS किया और उसके बाद मैम ने फर्दर MD भी किया। और मैम अपने इधर जब भी कोई भी ऐसा गाइडेंस होता है बच्चों के लिए, बच्चों को कुछ भी डाउट्स है तो मैम हमेशा हेल्प करते हैं हमको। तो आज सिंपल एक रिक्वेस्ट मैंने मैम को किया, मैम ने तुरंत हाँ बोला। इस लॉकडाउन पीरियड में कैसे हम अपने बच्चों को गाइडेंस देंगे। तो वंस अगेन मैम, उसके लिए मैं बहुत थैंक करता हूँ आपको। और बच्चों, आपके लिए रियल अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास ऐसे आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने मेनन में रहकर, मेनन से आगे बढ़कर हम लोग के लिए एक प्राउड मोमेंट जनरेट किया है। और हम हर एक बच्चे से वही चाहते हैं कि हमारा हर एक बच्चा डॉक्टर हनी सावला जैसा होना चाहिए, जो आगे जाके हमको प्राउड फील कराए। मैम आज बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में विजिट करते हैं। आपने ओकार्ड का नाम सुना होगा, ओकार्ड में जाते हैं मैम। आप ने मुलुंड में वेस्ट में हीरा मूंगी नाम सुना होगा हॉस्पिटल का, मैम उधर विजिट करते हैं। तो सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैम विजिट करते हैं। थाने में आपने जुड़ा सुना होगा, मैम उधर भी जाते हैं बिटर हॉस्पिटल में। तो मैम, और प्लस मैम को टीचिंग का पैशन है, तो मैम अपने इधर भी बच्चों को बीच में गाइडेंस देने आते हैं, लेक्चर लेने आते हैं। तो सब है कि मैम का कैसे टीचिंग से भी पैशन है, प्लस अपने प्रोफेशन में भी उनका काफी पैशन है। तो दोनों काम वो काफी केयरफुली और काफी परफेक्टली कर रहे हैं। प्लस पॉइंट है कि मैम के जो हमको सीखने को मिलता है मैम के लाइफ से, वो इम्पोर्टेंट चीज है कि मैम के घर में कोई भी डॉक्टर नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई डॉक्टर का सपोर्ट नहीं था। फिर भी मैम ने क्या किया, खुद के बल पर साइंस स्ट्रीम को चुना, पढ़ाई किया अच्छे से, मेडिकल फील्ड में गए और मैम ने अच्छे से बिना किसी सपोर्ट के अच्छे से अपना डिग्री कंप्लीट किया, MBBS का। MD भी उन्होंने मेरिट में खुद से सीट गेन किया और MD भी उन्होंने कंप्लीट किया। और बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर ट्रीट करना पेशेंट को बहुत बड़ा चीज है। तो ये सब डॉक्टर हनी सावला ने अपने दम पे किया है। मतलब कोई सपोर्ट नहीं, कोई गॉड फादर नहीं। बोलते हैं ना हमेशा गॉड फादर मिलेगा तो हम लोग सब जगह पे सक्सेस हो सकते हैं, बट विदाउट एनी गॉड फादर इन द मेडिकल फील्ड मैम ने सब कुछ प्रूव करके दिखाया है। मैम, थैंक्स अ लॉट, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे बच्चों के लिए दिया है। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो सेशन चलेगा 30 to 40 मिनट्स, मैम हमको पूरा एक्सप्लेन करेंगे जो भी है। आपको उसमें से जो काम का चीज है वो आप गेन कीजिए। उसके बाद जो भी आपको डाउट लग रहा है वो लास्ट में 10 मिनट का हम लोग सेशन देंगे आपको। उस सेशन में आप जो भी डाउट्स है मैम से पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। ओके सर, आई थिंक अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, ज्वाइन कर रहे हैं मैम। ठीक है, चलेगा। वी कैन स्टार्ट राइट नाउ सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? हाँ मैम, दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके, कूल। ठीक है, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम डॉक्टर हनी सावला with blessings of Anil Menon sir, who has been my mentor, my teacher since my school days, and then Jay sir, who has always been there to guide me, and my friend as well as my student Gajanan and entire Menon team who guides me through all this. मैं आज ये session start करना चाहती हूँ। तो let me tell you all एक छोटा सा story। सबसे पहले मुझे सब लोग सिर्फ बोलो कि आपको tools दिख रहे हैं chat के और thumbs up के, raise hands करने के। सबको दिख रहा है ना टूल्स? अच्छा, कोई भी रेज हैंड करके या चैट पे यस डाल के मुझे रिप्लाई कर सकता है। ओके ओके, ग्रेट, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले एक छोटा सा स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। महाभारत देख रहे हैं सब लोग? अभी महाभारत स्टार्ट हुआ है, सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? जो लोग देख रहे हैं हैंड रेज कीजिए। ओके, ठीक है। महाभारत में एक छोटा सा, एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है महाभारत का, जो सबको पता भी होगा कि एक बार अपने ऑफ साइड ट्रेनिंग के लिए, आर्चरी के ऑफ साइड ट्रेनिंग के लिए गुरु द्रोणाचार्य अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं जंगल में। और जंगल में लेके जाने के बाद वो सभी बच्चों को कहते हैं कि
आपको क्या दिख रहा है? एक पेड़ के सामने खड़ा करते हैं सभी को और उनको बोलते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले टर्न था हमारे दुर्योधन जी का। तो दुर्योधन जी को पूछा कि आपको क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन जी ने बोला कि मुझे एक पेड़ दिख रहा है। तो बोले ठीक है, और पेड़ के अलावा और क्या दिख रहा है? तो बोले आम के पेड़ के बाजू में बरगद का पेड़ दिख रहा है, उसके बाजू में इस नीम का पेड़ दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य जी ने बोला रिलैक्स दुर्योधन, तुम्हारा टर्न गया। ठीक है, उसके बाद फिर टर्न आया युधिष्ठिर भीम का। तो भीम को पूछा कि भीम तुमको क्या दिख रहा है? तो भीम ने कहा कि मुझे दिख रहा है कि इस पेड़ के ऊपर आम है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा और क्या है पेड़ पे आम के अलावा? तो उसने कहा कि और बहुत सारे आम है। तो गुरुजी ने बोला रहने दो भीम, तुम्हारा भी टर्न गया। उसके बाद युधिष्ठिर का टर्न आया। तो तभी राजा द्रोणाचार्य जी को बहुत एक्सपेक्टेशन था कि ये तो बेटर परफॉर्म करेगा। तो द्रोणाचार्य जी ने उनको बोला कि अच्छा बताओ युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे पेड़ पे एक पक्षी दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य जी खुश हो गए, बोले अच्छी बात है, तो और क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कि वो पक्षी लाल रंग का है, वो इस साइड में देख रहा है, उसकी चोंच इस कलर की है, लाल रंग की है। तो गुरुजी ने बोला कि चलो इसको भी नहीं समझा। फिर आया अर्जुन का टर्न। जब अर्जुन का टर्न आया तब द्रोणाचार्य जी ने कहा कि पुत्र तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने बहुत अच्छे से कहा कि मुझे तो केवल पक्षी की आग दिख रही है, यानी उस बर्ड का सिर्फ मुझे एक आग दिख रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं देखो, भीम को तो आम दिखा था, दुर्योधन को सिर्फ पेड़ दिखे थे। तो उसने कहा कि नहीं सॉरी, मुझे तो सिर्फ उस पक्षी का आग दिख रहा है। तो कहने का रीजन ये है कि जब भी आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक गोल पे कंसंट्रेट करना होता है और वही गोल आपको डायरेक्शन दिखाएगा। अगर आप आम पेड़, बरगद का पेड़, कलर वगैरह में गुम गए तो आप कभी उस गोल तक पहुंचेंगे नहीं। तो आज का हमारा सेशन इसी चीज के लिए है कि हम आप सबको गाइड कर सके कि आपको गोल कैसे सेट करना है और उस गोल की तरफ कैसे जाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहते हैं कि आप सब में से पेपर और पेन लेके कौन बैठा है? क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत मिलने वाली है और हमारा दिमाग उसको कितना रजिस्टर कर पाएगा, बट अगर आपके पास पेपर और पेन है तो हम उसको बहुत अच्छे से रजिस्टर कर सकते हैं। तो जिसके पास नहीं है उसको अभी हम देते हैं 1 मिनट, अपना पेपर पेन ले लीजिए और जल्दी से रेडी हो जाइए फॉर दी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और रेडी हो जाइए कि आप अपने गोल को सेट कर लें। सो रेडी? मुझे हैंड्स अप दीजिए अगर आप रेडी हो तो। ठीक है, सो आई थिंक मुझे हैंड्स अप मिल रहे हैं, तो आई कैन स्टार्ट विद द सेमिनार। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली उन चीजों के बारे में बात करूंगी, जो उन करियर ऑप्शंस के बारे में बात करूंगी जो आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद मिलेंगे, और वो भी पीसीबी में मिलेंगे। आई एम श्योर देयर विल बी एक्सपर्ट्स जो आपके साथ बात करेंगे उन सारे ऑप्शंस के बारे में। देयर विल बी एक्सपर्ट्स जो आपके साथ बात करेंगे उन सारे ऑप्शंस के बारे में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले लेट्स सी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बाद आपको क्या ऑप्शंस है। तो 10th + 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होने के बाद में आपके पास ऑप्शन है मेडिकल कोर्सेज का और पैरामेडिकल कोर्सेज का। अभी एडमिशन कैसा होता है इन कोर्सेज में? तो एडमिशन का ऐसा है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नीट। नीट का नाम तो सबने सुना ही होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो यूजुअली होता है फर्स्ट वीक ऑफ मई में। बट इस टाइम बिकॉज ऑफ अनसर्टन सिचुएशन ऑब्वियसली ये फर्स्ट वीक ऑफ मई में नहीं हो पा रहा है, बट यूजुअली इसके फॉर्म्स नवंबर में आते हैं प्रीवियस ईयर में, और फर्स्ट वीक ऑफ मई को ये स्टार्ट होता है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको मेडिकल कोर्सेज के बारे में बताऊंगी। नीट की एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है? तो 180 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का डिवीजन ऐसा है कि फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45, बायोलॉजी के 90। 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जिसमें अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट थिंग्स कैन चेंज एनी टाइम। ठीक है, उसके बाद आता है कि अभी ये तो एंट्रेंस हो गया, बट इसमें अभी कोर्सेज क्या क्या है।
अभी हम कोर्सेज को ऐसे डिवाइड करेंगे कि वो कोर्स क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है और उसमें एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन मोस्ट हर्ड कोर्स जो कि है एमबीबीएस, यानी जैसे ही साइंस एंटर करते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हमको एमबीबीएस ही करना है। बट आज का मेरा सेशन सिर्फ एमबीबीएस नहीं, बट उसके अलावा कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले एमबीबीएस के बारे में, एमबीबीएस किया जाता है आफ्टर 12th, एडमिशन होता है थ्रू नीट सीईटी, और ये एमबीबीएस का जो कोर्स होता है ये होता है 5.5 years का। स्पेशल इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स, पीजीआई और जिपमर पौंडीचेरी में है। ये सारे स्पेशल इंस्टीट्यूट्स में आपको एंट्रेंस लेने के लिए उनके अलग एंट्रेंसेस होते हैं, बाकी सारे इंस्टीट्यूट एक ही एंट्रेंस में कवर हो जाते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो उसमें इट इज अ हाईली पेड करियर एज वेल एज उसमें बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा पैशन की जरूरत है। अभी भी तुम लोग सब लोग देख रहे हो कोरोना वायरस के होते हुए, देख रहे हैं कि नहीं सब लोग? कोविड-19 के बारे में जानते हैं सब लोग? यस लिख के भेजिए चैट बॉक्स में, कोविड-19 के बारे में सुना है कि नहीं आप लोग ने? यस, कोविड-19 की आइडिया है सब लोगों को। तो कोविड-19 में जैसे आपने देखा, फ्रंटलाइन वॉरियर कौन है? डॉक्टर्स है, नर्सेज है, लैब टेक्नीशियंस है, लाइफ साइंस एक्सपर्ट्स है। तो ये सारे लोगों के होते हुए ये सारे लोगों ने उस करियर तक कैसे पहुंचे, कैसे वो फ्रंटलाइन वॉरियर बने? तो थ्रू दिस एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस और बीयूएमएस एज वेल एज थ्रू नर्सिंग, और ये सारे करियर के थ्रू सब लोग एक फ्रंटलाइन वॉरियर बने। अभी जब आप इन लोगों को देखते हो तो इट इज अ वेरी रिस्की सिचुएशन, क्योंकि इसको ट्रीट करते वक्त पॉसिबिलिटी है कि कई बार आपको खुद को इन्फेक्शन हो सकता है। बट फिर भी ये लोग सब जाके क्यों ट्रीट कर रहे हैं, फिर भी सब लोग क्यों काम कर रहे हैं? जब हम लोग वो प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं तब लिटरली 6 to 8 आवर्स तक आप खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, आप वॉशरूम तक नहीं जा सकते हैं। ऐसा सिचुएशन होता है, और उसमें इतना हीट क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, और वो सारे इक्विपमेंट्स इतने टाइट सील होते हैं कि आपको आपकी स्किन के ऊपर लिटरली वो मास्क के मार्क्स आ जाते हैं। आई एम श्योर वो चाइना के वीडियो सब लोग ने देखे होंगे। तो इस तरीके का काम करने के लिए सिर्फ पैसा पैशन नहीं होता है, इस तरीके का काम करने के लिए आपका पैशन होना बहुत जरूरी है, आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट होना जरूरी है, और आपको वो फीलिंग होनी जरूरी है कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, मुझे लाइफ सेव करनी है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी मेडिकल करियर में जाने से पहले आप चेक कीजिए कि आपके अंदर वो पैशन है, कि आप 5.5 years और उसके आगे के जो भी ड्यूरेशन है उसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद डिग्री मिलने के बाद आप सिर्फ पैसे के लिए डॉक्टर नहीं बन सकते, बट आपके अंदर वो पैशन हो कि नहीं, मुझे जान बचानी है, मैं खुद को भी बचाऊंगा लेकिन मैं औरों को भी बचाऊंगा साथ में। तो मेडिकल फील्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है? तो उसके लिए एमबीबीएस के लिए लगता है आपको 50% मार्क्स इन 12th साइंस, और उसके बाद आपको नीट एंट्रेंस में मैक्सिमम स्कोर करना है। देयर आर अराउंड 5,000 नहीं, देयर आर ऑलमोस्ट 20 to 25,000 सीट्स ऑल ओवर इंडिया। तो उसके लिए आपको एंट्रेंस के बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में फीस काफी कम है, 35 to 40,000 पर ईयर में आपका एडमिशन हो सकता है, और आपको एक अच्छे हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग मिल सकती है। जो 5 हॉस्पिटल्स मुंबई की जो फेमस है मैं आपको बता सकती हूँ, केईएम, जेजे, नायर, राजीव गांधी, कूपर, ये सारे हॉस्पिटल्स मुंबई में अवेलेबल है, जहाँ पे आप ट्रेनिंग एमबीबीएस की कर सकते हो, एंड इट इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। इसके लिए बहुत मिनिमल फीस पे वहाँ पे ट्रेनिंग हो सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस भी अवेलेबल है, जैसे कि केजे सोमैया, एमजीएम हॉस्पिटल, डीवाई पाटिल, तेरना हॉस्पिटल, ये सारे में प्राइवेट में भी एडमिशन लिया जा सकता है, बट फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है जो हर साल रिवाइज होता है, विच इज अराउंड 3.5 to 5 lakhs पर ईयर। तो ये भी एक चैलेंज है फाइनेंशियली भी, और प्लस आपको उसके बाद का चैलेंज है पढ़ाई वाइज का। बट स्टिल इट्स अ वेरी हाईली पेइंग करियर, कि आप जो भी इन्वेस्ट करोगे उसको आप नेक्स्ट 2 to 3 years में रिकवर कर लोगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस बात को समझे कि 4.5 years तक पढ़ाई करना, 5.5 years तक पढ़ाई करना, प्लस उसके बाद आपको जाके फील्ड पे काम करना, ये सब के लिए आपको पैशन होगा तो ही आप एमबीबीएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस में एंटर कर सकते हैं।
ऑप्शंस उसमें भी बहुत ज्यादा है. एक्सपेक्टेड सैलरी टू बिगिन विद 35,000 पर मंथ विच कैन गो टू 80,000 पर मंथ. और फिर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो 7th पे कमीशन वगैरह आपको लग सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा सैलरी मिल सकता है. नेक्स्ट इज BHMS होम्योपैथी, जिसको बोलते हैं होम्योपैथी. बिकॉज ऑफ मोदी गवर्नमेंट आयुष की फील्ड को भी काफी इंपॉर्टेंस मिल चुका है हमारी कंट्री में. तो BHMS के होते हुए BHMS में एंट्रेंस अगेन नीट के थ्रू ही होता है. वो भी 5.5 years का कोर्स है. उसमें भी जाके आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप प्रोफेसर भी बन सकते हो वहां पे. एंड होम्योपैथी में भी BHMS के बाद MD का ऑप्शन होता है, आप MD कर सकते हो और उसके हिसाब से आप रिसर्च में पार्टिसिपेट करके साइंटिस्ट भी बन सकते हो, बट वो होम्योपैथी फील्ड में रिसर्च रहेगा. या फिर आप जनरल प्रैक्टिस कर सकते हो. स्टार्टिंग सैलरी 25 to 35,000 पर मंथ होता है. बट अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हो तो स्काई इज द लिमिट. आप जितने पैशन से काम करोगे, जितना अच्छा आपका स्किल होगा, उतना अच्छा आप अर्न कर सकते हो. ऑल्सो कम्स फॉर BMS, जो कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन है. अगेन सेम थिंग, 5.5 years कोर्स नीट के थ्रू होता है. आयुष को भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में, आयुर्वेदा को. तो आयुर्वेदा कंसल्टेंट बन सकते हो या फिर आप जनरल प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो जस्ट लाइक एन MBBS डॉक्टर, या फिर आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो. अर्निंग अराउंड 35 to 50,000 पर मंथ है. BMS के बाद में भी MD किया जा सकता है गायनेकोलॉजी, बट वो भी आयुर्वेदिक साइंस को लेकर के MD किया जाता है इनटू गायनेक सर्जरी वगैरह, जिसमें भी रिमोट ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं. एंड अगर लोगों का ये अटेंशन अगर आयुष की तरफ कंटिन्यूसली ऐसा रहेगा तो अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है. फिर बात करेंगे BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी. BDS अगेन नीट के थ्रू उसका होता है, 4 years का कोर्स है. BDS के बाद MDS किया जा सकता है, नीट के थ्रू होता है. और उसके लिए आपको जनरल डेंटिस्ट बन सकते हैं. और अगर आप MDS करते हैं तो आप एक स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट बन सकते हैं जो स्पेशली जॉ सर्जरीज करते हैं, टूथ अलाइनमेंट सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड टू टीथ, टीथ रिप्लेसमेंट. ये भी ऑप्शंस आ रहे हैं अभी, और बहुत कुछ है उसमें कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में करने के लिए. तो वो BDS प्लस MDS. BDS में यूजुअली MDS के बाद करियर ऑप्शंस थोड़े बेटर है. बट एज अ होल अगर आप मुझे पूछोगे BDS, तो आई थिंक इट इज नॉट अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, और उसमें बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ चुका है आज के टाइम में इंडिया में. बट अगर आप अब्रॉड जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, गल्फ जाते हो, या कोई फॉरेन कंट्रीज जाते हो, तो BDS बेसिक को भी अच्छा करियर ऑप्शन माना जा सकता है. बट अगर इंडिया में रह रहे हो तो सैचुरेशन इज लिटिल टू मच. बट BDS के बाद आपके पास दूसरे ऑप्शंस हो जाते हैं कि आप UPSC सिविल सर्विसेज में एंटर कर सकते हो, या आप MBA कर सकते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, और एक हॉस्पिटल के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट में ज्वाइन कर सकते हो. सो साइंस और ये डेंटिस्ट्री, ये सारे ऑप्शंस के बाद में MBA का ऑप्शन आपके पास हमेशा ओपन रहता है इनटू हॉस्पिटलिटी. यानी कभी भी आप MBA परस्यू कर सकते हो आफ्टर बेसिक कोर्स. फिर आ जाता है आपका वेटरनरी साइंस. अगर आप एनिमल लवर है और बहुत पैशन से आप चाहते हैं कि मुझे एनिमल्स की लाइफ सेव करनी है, तो वेटरनरी साइंस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. सैचुरेशन इतना नहीं है, पेमेंट वाइज इट इज ओके ऑप्शन. लेकिन जो अवेयरनेस और जो लव लोग पेट्स के साथ आज शेयर कर रहे हैं, तो आप एनी स्केल तक प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं, और पेमेंट विल बी कंप्लीटली इन योर हैंड. और अच्छा अपॉर्चुनिटी इसके लिए है क्योंकि इट बेसिकली बिकम्स अ 9 to 5 और 9 to 7 जॉब. उसके बियॉन्ड अगर आप अपनी कोई हॉबी को एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं, लाइक जैसे कोई पेंटर है, कोई सिंगर है, तो आप अपने वेटनरी साइंस की डिग्री के साथ एक डॉक्टर का डिग्री और डॉक्टर का टैग ले लेते हो, प्लस अपनी हॉबी को परस्यू भी कर सकते हो. सो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन. बट इसमें सर्वाइव करने के लिए आप अगर आप एनिमल लवर है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी फील्ड में. नेक्स्ट आता है फिजियोथेरेपी. BPTH इज बेसिकली बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी. अगेन आई वुड से नॉट अ वेरी रिवॉर्डिंग फील्ड बिकॉज बहुत सैचुरेशन आ चुका है इस फील्ड में. बट अगर आप मास्टर्स करते हो इसके बाद तो थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट हो सकती है. जैसे कि आप स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट बन सकते हो. आपने देखा होगा कि हर एक क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, हर एक तरह की स्पोर्ट्स की टीम का एक पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट होता है. तो वहां पे उस टीम में आप पार्टिसिपेट करने का आपके पास ऑप्शन रहता है. बाकी एक्सरसाइज रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में बहुत आ गया है. ऑर्थो प्रॉब्लम्स, हम बैठ के ही सारे काम करते हैं, तो उसके कारण बहुत सारे ऑर्थोपेडिक मस्कुलर प्रॉब्लम्स बढ़ चुके हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी का अच्छा रोल आता है. बट सैचुरेशन की वजह से थोड़ा डिस्टर्बिंग है ये फील्ड सेटल होने के लिए.
अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता तो ग्रेट है, बट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें थोड़ी लिमिटेड है। एंट्रेंस होता है नीट के थ्रू ही, इसमें एंट्रेंस मिलता है, 4 इयर्स का कोर्स होता है। अगर आप एमडी यानी आप इसमें मास्टर्स करते हो तो वो अनदर 2 इयर्स का कोर्स है, उसमें भी एंट्रेंस होता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, जॉब्स की भी सीट्स लिमिटेड है। प्राइवेट प्रैक्टिस में आप जा सकते हो फिर, और आप लेक्चरर भी बन सकते हो। एक्सपेक्टेड सैलरी 15,000 to 30,000 पर मंथ है। अगर आप लेक्चरर बनते हो तो 7th पे कमीशन लग सकता है गवर्नमेंट जॉब्स में। बाकी इसमें अब्रॉड अगर आप जाते हो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट तो आपके पास अल्टीमेटली बहुत अच्छे पेइंग ऑप्शन है विच कैन पे यू बाय कन्वर्जन 25 to 30 lakhs पर ईयर। तो अगर आप कीन है कि मुझे अब्रॉड जाना ही है और आप कीन है कि मुझे थेरेपिस्ट बनना है, तो आप अभी से ही अपना रोड मैप ऐसे फ्रेम कीजिए कि आप बीपीटीएच करें, एमपीटीएच करें और उसके बाद अब्रॉड के लिए अप्लाई कर लें। तो ये प्रोफेशन आपके लिए रिवॉर्डिंग हो सकता है। बीओटी यानी बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बेसिकली उनका काम होता है कि जैसे आपने कोई एक्सीडेंट हो गया है किसी का, उसके बाद उसको कोई डिसेबिलिटी आ गया, वो हाथ का रेस्ट्रिक्शंस हो गया मूवमेंट का, या पैर का हो गया रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट का, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उनको वापस से उनके ऑक्यूपेशन में लाने के लिए आप कितना मैक्सिमम मोबिलिटी दे सकते हैं, वो काम उस फील्ड का होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। अगेन उसके लिए ऑप्शंस, जॉब ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड है, प्राइवेट में भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। लोग यूजुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपी करके एमबीए करके हॉस्पिटल मैनेजमेंट में चले जाते हैं, या फिर वो लोग गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अभी कोविड रिलेटेड नए प्रोग्राम्स जो भी स्टार्ट हुए, तो उसमें आप पार्ट ले सकते हैं बाय डूइंग एन एमबीए आफ्टर दैट। अगेन ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर आप अब्रॉड जाते हो तो उसका एक अच्छा स्कोप रहता है। एंट्रेंस नीट के थ्रू ही उसका एडमिशन होता है। सेम नीट जो एमबीबीएस के लिए होता है, सेम नीट के थ्रू आपका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ये जो 8 कोर्सेस है, इन सबका एडमिशन उसके थ्रू ही होता है। रैंकिंग के रिलेटेड उनका हो सकता है। बाकी हमारे मुंबई में सारे मेजर जो 5 इंस्टीट्यूट्स मैंने बताए, उन सबके पास ये मैक्सिमम कोर्सेस है। ऑब्वियसली वेटरनरी साइंस को छोड़ के वो एमजी हॉस्पिटल परेल में किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि करियर ऑप्शंस जिनको नीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी तक आई होप थिंग्स वे क्लियर। अभी कोर्सेज जिनको नीट की जरूरत नहीं है, जिनके थ्रू अलग एंट्रेंस के थ्रू भी हो सकता है। अभी नीट के थ्रू आप बी फार्म का एडमिशन ले सकते हैं, बैचलर इन फार्मेसी का, एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं जिसके थ्रू आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। अगेन अ फ्रंटलाइन वॉरियर इस कोविड के क्राइसिस में फार्मेसी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हर एक अभी अच्छा टेल मी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में किस किस ने गूगल किया है? किसी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का नाम तो पढ़ा है? किस किस ने गूगल किया है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के रिलेटेड? लेट मी सी। किसी ने भी नहीं? लेट मी टाइप द नेम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। Yes, hydroxychloroquine found by an Indian scientist. Excellent, Lakshmi, very nice. So हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक ड्रग था जिसको सडनली कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी जी को बोला कि भाई हमको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्री भी वो इतना ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है जितना इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसके लिए यूएस जैसे पावरफुल नेशन को भी इंडिया के फार्मासिस्ट और इंडिया की फार्मेसी कंपनीज, गुजरात की जाइडस एंड इप्का कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा कि हमको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सप्लाई कीजिए, बिकॉज इट इज अ मिरेकल ड्रग जो कोविड को ट्रीट कर सकता है। एंड इट्स अ ग्रेट न्यूज कि उसको डिस्कवर करने वाले इंडियन साइंटिस्ट थे और इसको एक्सक्लूसिवली हमारे कंट्री में यूज किया गया था मलेरिया और आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए। तो ये सब नॉलेज में अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे एक्ट करता है, कोरोना वायरस को कैसे मारता है, अगर ये सब जानने में आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए राइट फील्ड है कि आप जाए इन द फील्ड ऑफ, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप जाए इनटू द फील्ड ऑफ
फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं बैचलर इन फार्मेसी फॉर दैट पर्पस। तो फार्मेसी के लिए 1 सेकेंड, हाँ, सो फार्मेसी के लिए एंट्रेंसेस अलग है। फार्मेसी अगेन 10 to 12 पीसीबी के साथ फार्मेसी का अलग एंट्रेंस दिया जा सकता है और उसको सेम डे पे या नेक्स्ट डे पे किया जा सकता है। तो उस फार्मेसी के कोर्स के रिलेटेड ड्रग थेरेपी, हॉस्पिटल फार्मेसी, आप ड्रग थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हैं और आपका एक्सपेक्टेड सैलरी स्टार्टिंग में 10,000 to 18,000 हो जाता है। बट अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद मास्टर्स कर लेते हैं, यानी कि 4+2 इयर्स का 6 इयर्स का कोर्स कर लेते हैं, तो आपका सैलरी और आपका जॉब प्रोफाइल ही पूरा चेंज हो जाता है। आप बन जाते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो डॉक्टर्स को गाइड करते हैं रिगार्डिंग दी ऑप्शंस, कि आपको डॉक्टर्स को गाइड करते हैं रिगार्डिंग की एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है सारे ड्रग्स का, उसके रिलेटेड आप गाइड कर सकते हैं लोगों को, आप गाइड कर सकते हैं डॉक्टर्स को। इन एडिशन मैन्युफैक्चरिंग में भी आप हेल्प कर सकते हैं सब लोगों को कि कैसे ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया सकता है और उन ड्रग्स का क्या क्या ऑप्शन हो सकता है ट्रीटमेंट में। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। सो एक हो गया फार्मेसी का ऑप्शन और दूसरा होता है पीएचडी इन फार्मेसी, यानी कि क्लिनिकल फार्मेसी में पीएचडी किया जा सकता है। जैसे जो 6 इयर्स का कोर्स है जो महाराष्ट्र या मुंबई में नहीं होता है, बट ये होता है इन केरला एज वेल एज इन कोची, जहाँ पे 6 इयर्स का कोर्स करके बाद आपको डॉक्टर का डिग्री मिल जाता है, यानी कि पीएचडी के बाद जो डॉक्टरेट मिल जाता है वो आपका डिग्री हो जाता है। और अगर आप डॉक्टरेट इन फार्मेसी बन जाते हो तो रिमोट एरियाज में आप एज अ डॉक्टर भी लोगों को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे हो, इस कंट्री में हो, इंडिया में हो, यानी कि मुंबई में हो, तो यहाँ पे आपका रोल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। या तो आप फार्मेसी कंपनीज में एज अ क्लिनिकल रिसर्च में पार्ट ले सकते हो, या फिर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में उनको मेडिकेशंस एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में ऑप्शंस बता सकते हो। उसके बाद अगेन आपके लिए ऑप्शन ओपन रहता है फॉर अगेन आपके लिए एमबीए का, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ऑप्शन ओपन रहता है इसके बाद में भी। ठीक है, तो ये हो गया बैचलर इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी के रिलेटेड। एंड देन कम्स पीएचडी इन फार्मेसी जो मैंने बताया। अभी इसमें एक और डिग्री है BASLP, यानी कि बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच एंड लर्निंग थेरेपी। तो ये एक नया अपकमिंग कोर्स है जिसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है आज के टाइम में, जहाँ पे MBBS, BDS ये सब ऑप्शंस ऑलरेडी सैचुरेट हो चुके हैं। तो वहां पे एक ये नया ऑप्शन आता है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी का। अभी स्पीच थेरेपिस्ट का रोल क्या होता है, तो जब किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो उस पैरालिसिस होने के बाद में उनको स्पीच जब ठीक से बोल नहीं पाते, बिकॉज उनका टंग के मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, तो वो ठीक से बोल नहीं पाते, ठीक से स्वॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जब ये सब प्रॉब्लम्स होती है उनकी लाइफ में, तभी उनको ट्रीट किया जाता है थ्रू स्पीच थेरेपिस्ट। वो स्पीच थेरेपिस्ट उनको सिखाते हैं कि कैसे आपको वापस से अपने नॉर्मल लैंग्वेज में आना है। इन एडिशन जो लोग डेफ और डम बॉर्न हुए अनफॉर्चुनेटली, तो उनको कैसे एक्शंस और कैसे सब कुछ परसेप्ट करना है, उनके लिए कौन सा मशीन देना है, कॉक्लियर मशीन, जिससे जिनका हियरिंग मिनिमल है उनका हियरिंग को एम्पलीफाई किया जा सकता है। तो आपको या तो हॉस्पिटल्स में जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट सेटअप में जॉब मिल सकता है, या फिर आप कॉक्लियर प्लांट या फिर आप कॉक्लियर इम्प्लांट जो होता है, जो हियरिंग एड होता है, उसकी फैक्ट्रीज में जॉब ले सकते हैं और उनके रिलेटेड आप रिसर्च एज वेल एज प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर आता है BMLT जो कि है लैब टेक्नीशियन का कोर्स। लैब टेक्नीशियन के कोर्स में इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जैसे अभी कोविड-19 का टेस्ट, अच्छा कोविड-19 के टेस्ट के बारे में सबको क्या पता है, कैसे किया जाता है कोविड-19 का टेस्ट? किसी ने रिसर्च किया होगा कि कोविड-19 का टेस्ट कैसे किया जा सकता है? लेट मी सी, कौन किसने रिसर्च, किसी ने गूगल किया है कि कोविड-19 में टेस्ट कहाँ से किया जाता है? किसी ने भी नहीं किया। ओके, सो बेसिकली कोविड-19 का टेस्ट होता है एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, DNA टेस्ट होता है, RNA टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आप
कुछ नोज और माउथ से सिक्रीशंस लेते हो और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट करते हो कि वायरस का आरएनए वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो होता है एक लैब टेक्नीशियन या लाइफ साइंस का काम। लैब टेक्नीशियन या लाइफ साइंस का काम होता है कि वो उस सैंपल से देखे कि वहां पे उनको आरएनए वायरस का दिख रहा है कि नहीं। तो कोविड-19 के चलते हुए लैब टेक्नीशियन का डिमांड हो गया है ऑलमोस्ट 20 to 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। 20 to 50 टाइम्स उसका मल्टीप्लाई हो चुका है कि आप कैसे इसको 1 सेकेंड 50 to 20 टाइम्स डिमांड मल्टीप्लाई हो चुका है कि लैब टेक्नीशियंस को ज्यादा से ज्यादा हम रिक्रूट करें और उन लैब टेक्नीशियंस को ये टेस्ट के लिए ट्रेन किया जा रहा है ताकि 15 to 20 डेज की ट्रेनिंग के साथ में, बिकॉज ये क्राइसिस सिचुएशन है, तो इन सबको ये सब सैंपल्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे डायग्नोस करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना नहीं बट कैसे डायग्नोस करना है, कैसे रिपोर्ट क्रिएट करना है, उसका इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग दिया जाता है। तो लैब टेक्नीशियन ऑब्वियसली कोविड में उनका रोल एम्पलीफाई हो गया। उसके अलावा भी उनका रोल होता है हेमाटोलॉजी में, जैसे कि आप किसी पैथोलॉजिस्ट के अंदर काम कर सकते हैं, सैंपल कलेक्शन, ब्लड सैंपल कलेक्शन, फिर उसका टेस्टिंग और उसके रिलेटेड आगे रिपोर्ट्स क्रिएट करना, जिसको पैथोलॉजिस्ट रिकन्फर्म करता है, एमडी पैथोलॉजिस्ट रिकन्फर्म करता है और फिर वो रिपोर्ट आपको डिस्पैच किया जाता है। जैसे ही ये डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं, इस डिजीज के रिलेटेड फार्मेसी और लैब टेक्नीशियन, ये दो कोर्स का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही ये स्कोप बढ़ता जा रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे एडमिशन होता है, तो 10+2 यानी 12th स्टैंडर्ड में पीसीबी में आपको एटलीस्ट 50% के ऊपर मार्क्स होना चाहिए। और जो भी हॉस्पिटल्स एज वेल एज जो भी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, केईएम, जेजे, नायर, एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट लाइक टेरना एंड एमजीएम जो ये कोर्स करवाते हैं, उसमें आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर आप उनके टॉप एप्लीकेशन क्राइटेरिया में टॉप 50 में आपका मार्क्स आता है, तो आपको वहां पे एडमिशन मिल जाता है। तो उस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपको एडमिशन मिल सकता है वो चीज में, ठीक है। तो ऑब्वियसली करियर अपॉर्चुनिटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का विद टाइम बढ़ने वाला है। कोर्स सिंपल है, पेइंग इनिशियल स्टार्ट होता है 25,000 पर मंथ, 15 to 25,000 पर मंथ। ग्रोथ बहुत कम है, बट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगर आने वाली सिचुएशन में डिजीजेस इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे तो उनका ग्रोथ और उनका पेमेंट डेफिनेटली बढ़ता जाएगा। फिर एक बहुत ही अच्छा कोर्स आता है, वो है बीएससी नर्सिंग का, सबसे नोबल प्रोफेशन। आई थिंक डॉक्टर्स और नर्सेस और हेल्थ केयर वर्कर्स का इस कोविड-19 में रोल ही पूरा चेंज हो गया है। जो रिस्क इन्वॉल्व है सिचुएशन और जो पैशन इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, वो बताता है कि नर्सिंग एक बहुत ही बड़ा करियर है। यानी नर्सेस की आज इतनी ज्यादा जरूरत है, प्लस उनके रिलेटेड इतना ज्यादा प्रेशर है, प्लस उनके रिलेटेड उनको उतना ज्यादा काम करना है कोविड के रिलेटेड और आने वाले सारे डिजीजेस में। सबसे नोबल प्रोफेशन, पेशेंट का सबसे क्लोज कांटेक्ट अगर कोई होता है तो वो है नर्स। यानी एक बार पेशेंट डॉक्टर को नहीं बता सकता उसको क्या हो रहा है, बट नर्स को बता सकता है। तो नर्स उस वजह से एक नर्सिंग में बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी नर्सिंग में बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ जैसा होता है, बट प्रॉपर कोर्स अगर आपको करना है तो वो है बीएससी नर्सिंग का। और बीएससी नर्सिंग के इस कोर्स में आपको 10+12 यानी 12th साइंस लेना है, पीसीबी कंप्लीट करना है और उसके बाद नर्सिंग का एक अलग एंट्रेंस होता है जो भी DMER यानी कि महाराष्ट्र का जो एजुकेशन रिसर्च का जो ऑर्गेनाइजेशन है वही कंडक्ट करता है, जो आई थिंक 1 से 2 हफ्ता बाद होता है आफ्टर दी मेडिकल एंट्रेंस। तो वो नर्सिंग का एंट्रेंस देने के बाद आप क्वालिफाई होते हो तो आपको गवर्नमेंट में या प्राइवेट में नर्सिंग का करियर मिल सकता है। गवर्नमेंट में तो फीस बहुत लिमिटेड है, 10 to 15,000 पर ईयर, प्राइवेट में थोड़ा ज्यादा है, 40,000 to 60,000 पर ईयर। और उसके साथ में पेइंग ऑप्शंस जैसे बीएससी के बाद होता है एमएससी नर्सिंग। तो अगर आप एमएससी नर्सिंग कर लेते हो तो आप बहुत ही टॉप लेवल के नर्स बन जाते हो, जो इंडिया में भी लिमिटेड है एंड अब्रॉड में भी लिमिटेड है। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आपका स्टार्टिंग सैलरी 60 to 80,000 पर मंथ हो सकता है, और उसमें अगर आपने एमबीए ऐड किया तो आपका सैलरी 1 लाख पर मंथ भी हो सकता है।
बीएससी नर्सिंग का इंडिया में तो डिमांड है ही, बट अब्रॉड में अनलिमिटेड डिमांड है। जैसे एक स्पीच आई थी डोनाल्ड ट्रम्प की टीम से कि हमको ज्यादा से ज्यादा केरला की यानी एशिया की नर्सेस चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि वो सबसे पैशनेट, सबसे हार्ड वर्किंग और सबसे ज्यादा नॉलेजेबल होती है। एशिया की नर्सेस का बहुत ही ज्यादा डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, गल्फ कंट्रीज, यूएस, यूके, सब जगह पे। सो नर्सिंग एज अ करियर इंडिया में तो काफी डिमांड में है, बट पेइंग ऑप्शंस कम है, लिमिटेड है। बट अब्रॉड में यू कैन अर्न इवन अप टू 18 to 20 lakhs पर एनम, और विद एक्सपीरियंस वो इंक्रीज होता जाता है। ये अवेयरनेस आने के बाद में मेल नर्सेस का भी बहुत इंक्रीज हो चुका है इस करियर में। तो नर्सिंग इज अ वेरी एफिशिएंट एंड अ वेरी पेइंग एंड अ वेरी सेटिस्फाइंग करियर। एंट्रेंस इजी है, सारे टॉप कॉलेजेस जो एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे हैं वो सारों में नर्सिंग का ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद एक कोर्स आता है, वो है डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट का। लगे हाथ अभी सबको डाइटिंग करना है, सबको फिट बनना है, सबको फिटनेस कोच बनना है, तो उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए फूड का, और एक साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। और वो साइंटिफिक नॉलेज आपको देता है ये बीएससी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनिस्ट का डिग्री आपको ये देता है। अपियर कैसे करना है, 10+2 12th स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद आपको होम साइंस में एडमिशन लेना है। मुंबई में एसएनडीटी कॉलेज एज वेल एज निर्मला निकेतन कॉलेज है जो इसका कोर्स करती है डाइटिशियन या न्यूट्रिशन का। और ये कोर्स करने के बाद में यहाँ आप खुद का सेंटर खोल सकते हो, आप कोई जिम के साथ ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कोई फिटनेस कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो एज अ डाइटिशियन, एंड एट द सेम टाइम प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो डाइटिशियन का। तो ये दोनों चीजें शुरू रहते हुए, ये सारे ऑप्शंस शुरू रहते हुए डाइटिशियन के कोर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइटिशियन के कोर्स को एक बहुत ही अलग लेवल का इंपॉर्टेंस मिल चुका है इस एरा में, जहां पे सब लोग को फिट होना है। पेइंग स्टार्टिंग आपका पेमेंट 15 to 20,000 हो सकता है। यू कैन ऐड योर ऑप्शंस ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस टू इट, तो आपका और मल्टीप्लाई हो जाता है। ऑनलाइन कोचिंग, हेल्थीफाई ऐप, ये सब यूज करके आप और भी ज्यादा करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारे इंपॉर्टेंट टॉप करियर्स, हाईली पेइंग करियर्स, हाईली सेटिस्फाइंग एंड मोस्ट कॉमन करियर्स। अभी हम जाते हैं अदर करियर ऑप्शंस में जो अवेलेबल है हमारे लिए। तो ये करियर ऑप्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और लेस एक्सप्लोर्ड ऑप्शंस बताऊंगी मैं इनको। तो उसमें आता है अपना बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, बट अभी एट प्रेजेंट जैसे ही रिसर्च का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, इस करियर ऑप्शन को एक अलग ही डायरेक्शन मिला है। सो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली कैसे किया जा सकता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स का आपके पास चारों सब्जेक्ट होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। उसके बाद आप बीएससी कर सकते हो, या बीएससी कोर्स जो होता है 3 इयर्स का, या बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो जो 4 इयर्स का होता है। इसका एलिजिबिलिटी सिर्फ 10 to 12 12th का मार्क्स का ही एलिजिबिलिटी है सिर्फ इसमें एंटर होने के लिए। और उसके बाद आप बन सकते हो बायोटेक्नोलॉजिस्ट फॉर आइदर फॉर द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, या फिर आप रिसर्च में जा सकते हो, मेडिसिन के रिलेटेड आप फार्मेसी सेक्टर को हेल्प कर सकते हो, न्यूट्रिशन के रिलेटेड आप जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स है उसमें हेल्प कर सकते हो। ये सारे करियर ऑप्शंस में आप एंटर कर सकते हो आफ्टर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। इंडिया में हाईली लेस एक्सप्लोर्ड ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि इंडिया इज बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हम काफी कम करते हैं, इसके लिए हमारे पास कम ऑप्शंस है। बट आप अगर अब्रॉड में ट्राई करते हो, यानी कि आप इंडिया के बाहर जाते हो, यूएस, यूके वगैरह में, जहां पे आपको टॉफल एंट्रेंस के साथ एंटर करना पड़ता है, तो उन सारे जगहों पे आपके पास काफी अच्छा स्कोप और बहुत आगे बढ़ने का स्कोप हो सकता है। इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी समथिंग जो मेडिसिन के बाद आपको अट्रैक्ट कर सकता है, बट इफ यू आर रेडी टू गो अब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन के कोर्सेज, जो कि हो सकता है कि आप ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन बन सकते हो। जैसे ऑपरेशन थिएटर में उसके ऑपरेशन टेबल के ऊपर कुछ सेक्शंस होते हैं जहाँ पे लाइट कैसे एडजस्ट करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बार बार यूज किया जा सकता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं यूज किया जा सकता और इसको डिस्कार्ड करना है। ये सब का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बीएससी का कोर्स किया जा सकता है। आपको इस कोर्स में आपको ले सकते हैं
है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एज वेल एज वो सारे सेक्टर्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के वो सारे सेक्टर्स जो इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो आप उन सब लोगों को, सबके पास ये कोर्स के बाद आप उन सबके पास करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 18,000 है, बट ऑब्वियसली अगर आप बड़े कंपनीज जैसे GE हेल्थ केयर, सीमेंस, सैमसंग के साथ ज्वाइन होते हो और आप अच्छा परफॉर्मर होते हो तो आपको बहुत ज्यादा उसमें ग्रोथ करियर वाइज मिल सकता है। फिर रेडियोग्राफी यानी कि रेडियोलॉजी के टेक्नीशियन, जैसे आपने देखा होगा कि एक्सरे डॉक्टर आके नहीं करता है, बट कुछ लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि हाँ ऐसे खड़े रहो, इस तरीके से मशीन को एडजस्ट करते हैं, फिर उस एक्सरे की फिल्म को क्रिएट करते हैं। सिमिलरली सिटी स्कैन में वो लोग शूट्स लेते हैं कि हाँ हमको इस एरिया का इतना स्लाइसेस, इतना शूट्स लेना है तो हमको पता चले ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं, या फिर ब्रेन में क्लॉट है कि नहीं। तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लगता है ये कोर्स जो कि है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का। हाईली पेइंग ऑप्शन, अगेन जैसे बीमारियां बढ़ती जाएगी ये भी एक कोर्स है जो इंक्रीज होते जाने वाला है, रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स। उसके बाद आता है अपना कोर्स जो कि है ऑप्टोमेट्रिस्ट का। ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी कि जो क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो चश्मे का नंबर निकालने वाले, बट ऑब्वियसली अभी कॉन्टेक्ट लेंसेज के आते हुए वेरियस टाइप ऑफ ग्लासेस, वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शंस की जिसमें आपको बहुत ज्यादा नंबर हो फिर भी आपका नंबर कम दिखता है, तो इसमें बहुत ज्यादा साइंस इन्वॉल्व है। आप ग्लास कौन सी कंपनी का मैन्युफैक्चर करते हो, कौन सी क्वालिटी का मैन्युफैक्चर करते हो, जिसमें जो कस्टमर है उसको किस तरह का कंफर्ट दिया जाता है, और बेसिक लेवल पे चश्मे निकालने वाला काम, ये सारा काम एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का होता है। आप अपना खुद का शॉप खोल सकते हो, या आप कोई शॉप्स में बड़े जो ब्रांड्स है गंगर ऑप्टिशियंस वगैरह उनमें ज्वाइन हो सकते हो एज ऑप्टोमेट्रिस्ट, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कोई भी टॉप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है तो वो भी, उसको भी लोग कंसल्ट करते हैं अपने विजन के रिलेटेड, और उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम लोगों को होता है रिफ्रैक्शन का यानी कि चश्मे के नंबर का। सो दैट ऑप्शन कैन बी एक्सप्लोर्ड विद BSc ऑप्टोमेट्री। सो वो ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम होता है कि वो इस चीजों में गाइड कर सके। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम। BSc ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के हाथों में हाथ डाल के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, इंटरेस्टिंग करियर्स के ऑप्शन। अभी लेटेस्ट टाइम में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो प्रीवियसली बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड थे, बट जैसे ही टाइम निकलता आया है ये सारे ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर होने लगे हैं। ये जो ऑप्शंस है उसमें आता है एनवायरमेंटल साइंस का ऑप्शन। एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स बेसिकली क्या होता है, तो BSc होता है एनवायरमेंटल साइंस में, 10+12 PCB और मैथ्स होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ये 3 इयर्स का कोर्स है जिसमें कोई एंट्रेंस नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का काम क्या होता है, तो जैसे ही हेल्थ हजार्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे वॉल्केनोज आ रहे हैं, सडनली जंगल में आग लग रही है, जैसे फॉरेस्ट आर सडनली सेट ऑन फायर, पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है गवर्नमेंट में, ताकि हम उस हेल्थ हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करें, उसको कंट्रोल करें, और उसको कैसे कैसे इस एनवायरमेंट को बेटर किया जा सकता है उस ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करें। तो उसके लिए ये डिग्री होती है एनवायरमेंटल साइंस की। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट को क्या ऑप्शंस है, तो मेजरली फिलहाल के लिए हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में ही ऑप्शंस है एनवायरमेंटल साइंस के लिए। एनवायरमेंटल साइंस के लिए मेजरली ऑप्शंस है हमको सिर्फ यही सेक्टर में, जो कि है गवर्नमेंट सेक्टर, बट वेरी इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन। विथ टाइम इसका स्कोप बढ़ते जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का ऑप्शन। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के ऑप्शन में आता है कि आपको अगर ये सारे जो डिजीजेस है, इन डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है, ये जो भी सारे डिजीजेस है इन डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाले एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, जो देख सके कि किस तरीके से हमको वायरस, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से उसको उसका रिपोर्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए कोर्स होता है BSc माइक्रोबायोलॉजी का। उसके लिए टॉप इंस्टीट्यूट मुंबई में है रुया कॉलेज का। तो इस रुया कॉलेज के इंस्टीट्यूट के थ्रू आप BSc माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं और फिर MSc भी कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, और आप ज्वाइन कर सकते हैं लैब्स को। तो जहां पे लैब्स में, एक सेकेंड, हम
तो आप इन सारे लैब्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इन लैब्स को एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में आप कोई कॉर्पोरेट उसमें एक्सपीरियंस लेकर के आप कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं। इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में माइक्रोबायोलॉजिस्ट का एक ही पोजीशन होता है, और वो होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर में कितने ऑर्गेनिजम्स है, क्या ऑर्गेनिजम्स है, उसमें कौन सा दवाई काम कर सकता है, उसके रिलेटेड रिपोर्ट क्रिएट करके डॉक्टर्स को असिस्ट करना है। रिसर्च में उनका बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाता है, जब रिसर्च में आप उनको नए नए जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसके रिलेटेड ट्रेनिंग दे सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड ना, एक हॉस्पिटल से अर्जेंट कॉल आ रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। उसके बाद आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो कोर्स है उसके लिए, सो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के कोर्स के लिए 10+12 पीसीबी, और उसके बाद आपको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, और उसके बाद आप कर सकते हैं इवन पीएचडी। अगेन इसके बाद आप टॉफल दे करके फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज, जर्मनी, स्पेशली आयरलैंड, ये सब कंट्रीज में माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रिक्वायरमेंट, नीड बहुत ज्यादा है। Even in India, we need microbiologists to a very great extent, क्योंकि ये सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमको ट्रीटमेंट को फास्ट करने में हेल्प करते हैं। स्पेशली ट्रांसप्लांट होने के बाद में जो इन्फेक्शंस होते हैं, उस इन्फेक्शन के रिलेटेड हमको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन माइक्रोबायोलॉजिस्ट के थ्रू ही मिलता है, और उसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट कोर्स आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काम क्या होता है, उनको बोलते हैं हम कंप्यूटर के केमिस्ट, यानी जो सारे वायरसेस के आरएनए, डिफरेंट वायरसेस के आरएनए को एनालाइज करते हैं, फिर उनकी रिलेटेड कौन से एरिया से कौन सा वायरस आ रहा है, उसका म्यूटेशन क्या हो रहा है, उस वायरस में म्यूटेशन होने के बाद कौन सी दवाई काम आ रही है, फिर उसका इंफॉर्मेशन क्रिएट करना कि ये जगह से ये स्ट्रेन आ रहा है वायरस का, या ये बैक्टीरिया का स्ट्रेन आ रहा है, फिर वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को फीड करना, यानी साइंटिस्ट को फीड करना, और फिर उसके थ्रू एडिशनली आपको जो भी ऑप्शंस क्रिएट करने हैं ट्रीटमेंट के, उसके लिए आप हेल्प करते हो। तो एक फार्मा इंडस्ट्री में एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बहुत जरूरत होती है, एक क्लिनिकल रिसर्च की इंपॉर्टेंस होती है, एक बीएससी या एम फार्मा की इंपॉर्टेंस होती है, पीएचडी फार्मा की इंपॉर्टेंस होती है, जो ये सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके इस बीमारी को लगने वाले इस ड्रग को इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आज के टाइम पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी इंपॉर्टेंस आज से लेकर के ग्रो होने वाला है। अभी ये सब जो ऑप्शंस मैंने अभी दिए हैं, जो इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस है, इनका पेमेंट स्केल एट प्रेजेंट सिर्फ 10 to 11,000 पर मंथ है, बट इन दी कमिंग टाइम आई एम होपिंग कि इसमें बहुत सारे बेटर से बेटर ऑप्शंस आते रहेंगे, जिसमें हम इसको बेटर से बेटर ऑप्शंस आते रहेंगे, जिसमें करियर वाइज, पोजीशन वाइज और डिमांड वाइज मल्टीप्लाई होने वाला है। और इसके लिए अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हो, एंड मनी इज नॉट एन इमीडिएट नीड, तो आप इन ऑप्शंस को डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर आता है फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस अगेन, आप लोग सब सीआईडी तो देखते रहेंगे, सीआईडी देख रहे हैं कि नहीं सब लोग? सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, ये सब कुछ कौन देखता है? कोई देख रहा है कि नहीं? अभी फ्री टाइम में आई एम श्योर लोग नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, सब पे बहुत सारे क्राइम सीरीज देखते रहेंगे। यस, देख रहे हैं, राइट? तो ये सारे जो क्राइम सीरीज है उसमें आपको एक पर्टिकुलर, जैसे सीआईडी में ही कौन है वो, मुझे कोई बता सकता है सीआईडी में कौन है वो जो बार बार एसीपी उनके पास जाते हैं कि बताओ ये फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है कि नहीं, बताओ ये डीएनए इस इंसान का डीएनए के साथ मैच हो रहा है कि नहीं? कौन होता है जिसके पास जाया सकता है? यस, डॉक्टर सालुंके। यस, सो डॉक्टर सालुंके बेसिकली कौन है? वो है फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट। वो फोरेंसिक साइंस के वो एक्सपर्ट है जो आपको गाइड करते हैं टुवर्ड्स क्राइम सीन कि ये जो फ्लूइड है ये क्या है,
इस क्राइम सीन पे ये जो हेयर है ये किसका हेयर है, ये डीएनए टेस्टिंग कैसे करना है, ये फिंगरप्रिंट मैचिंग कैसे करना है, तो ये सब का नॉलेज एज वेल एज डेड बॉडीज की ऑटोप्सी करना, ये सब काम होता है फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट का। ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज्यादा है, बट पेमेंट वाइज और सेटिस्फेक्शन वाइज एक बहुत अच्छा करियर है। इसमें दो चीजें होती है, अगर आप पहले कर सकते हैं बीएससी इन फोरेंसिक साइंस, और दूसरा ऑप्शन है आप एमडी कर सकते हो एमबीबीएस के बाद फोरेंसिक साइंस में। ऑब्वियसली अगर आप एमबीबीएस के बाद एमडी फोरेंसिक साइंस करते हो तो आपके पास सारे गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है, और उनके अंदर जो काम करते हैं वो है बीएससी फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स, और उनका भी पेमेंट एट प्रेजेंट लिमिटेड है 20 to 25,000 पर मंथ, बट डेफिनेटली विद 7th पे एंड ऑल उनका पेमेंट भी बढ़ने वाला है। सो ये सब कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी में डेवलप होने वाला है। तो इनमें आप काम कर सकते हैं एज अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, क्राइम लेबोरेटरी एनालिस्ट, आप फोरेंसिक के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप सारे डेड बॉडीज की ऑटोप्सी का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, बायोप्सी का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ओवरऑल एन इंटरेस्टिंग जॉब, क्योंकि आप अवेयर है इसके बारे में कि कैसे इसका काम होता है। तो ये है कुछ ऑप्शंस। उसके बाद एक और ऑप्शन मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है जेनेटिक साइंस का, जिसमें जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, बट एक बहुत ही करियर सेटिस्फाइंग एक साइंटिस्ट जैसा ऑप्शन आता है, वो है जेनेटिक साइंस का। जेनेटिक्स को किया जा सकता है 12th साइंस के बाद। 3 इयर्स का कोर्स है बैचलर्स का जेनेटिक साइंस का, बट उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं जेनेटिक साइंस में। बहुत लिमिटेड जगहों पे फिलहाल ये अवेलेबल है, महाराष्ट्र में नहीं है, इट इज देयर इन लखनऊ एंड ऑल दोस एरियाज। केपीएमजी लखनऊ के जो मेडिकल कॉलेजेस है वहां पे अवेलेबल है। वहां पे आप जेनेटिक स्टडी कर सकते हो कि उसका एक अलग लिमिट है, यानी कि फर्स्ट जेनेटिक स्टडी आता है आईवीएफ में, जो आर्टिफिशियल प्रेगनेंसीज हो रही है, तो उसमें आप टेस्ट कर सकते हो जीन्स के, पेरेंट्स की जीन्स में कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है, जो आप एम्ब्रियो इम्प्लांट करने वाले उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है, ताकि आने वाले जनरेशन में कोई जेनेटिक डिजीज, मेंटल रिटार्डेशन जैसी एबनॉर्मलिटीज ना हो। ये हो गया ह्यूमन जेनेटिक्स। उसके बाद आता है जेनेटिक्स ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी जेनेटिक्स को स्टडी करना और उसमें इंजीनियरिंग करना कि कैसे आप उससे वैक्सीन क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसके जीन्स को थोड़ा सा चेंज करके आप उस वायरस को डिसेबल कर सकते हो कि वो बीमारी ना कर सके बट आपको प्रोटेक्शन दे सके। तो ये जेनेटिक्स का स्कोप विद टाइम बहुत इंक्रीज होने वाला है। कैंसर जेनेटिक्स एक फील्ड हो जाती है जहां पे आप देखते हो, एनालाइज करते हो कि बॉडी के अंदर क्या ऐसा प्रॉब्लम है, क्या ऐसा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऐसा म्यूटेशन है जिसके कारण कि बिना स्मोकिंग किए, बिना अल्कोहल पिए भी लोगों को कैंसर हो रहा है। तो जेनेटिक्स में आपको जॉब मिल सकता है जिसमें आप सिर्फ एनालिसिस करते रहो और आप रिपोर्ट्स देते हो कि हाँ यहाँ पे जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी है, नहीं है, ये वायरस का ये जीनोम है। आप उसमें एक अलग लेवल पे जा सकते हो पीएचडी करके, जहां पे आप साइंटिस्ट बन सकते हो और इन सभी फील्ड्स को आप कंट्रोल करोगे। यानी एक डॉक्टर को आप कंट्रोल करोगे, आप उसको बताओगे कि क्या दवाई है, क्या बीमारी है, क्या वायरस है, उसको क्या दवाई देनी है। आप कंट्रोल कर सकते हो लैब टेक्नीशियन को, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, जब आप उसको स्ट्रक्चर समझाओगे कि आपको इस स्ट्रक्चर को देखना है, तभी ये स्ट्रक्चर दिखने के बाद आप बोल सकते हो कि ये वायरस या ये बैक्टीरिया डिजीज कर सकता है। सो जेनेटिक साइंस हैज गॉट एनॉर्मस स्कोप। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इतने ज्यादा टीचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, इसके लिए सीट्स बहुत लिमिटेड है, बट इसमें अपना स्कोप ढूंढने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, इसमें आगे बढ़ने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। एक बहुत ही सेटिस्फाइंग कैरियर है, एक बहुत ही इनोवेटिव कैरियर है, और अब्रॉड अगर आप जाने के लिए प्लान कर रहे हो तो फिर आपको टॉफल के बाद, यानी कि जेनेटिक्स करने के बाद, टॉफल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है और इसको उसमें आप पीएचडी अब्रॉड में करके वहां पे जॉब ले सकते हो। सो विद दिस आई एंड माय करियर सेमिनार। इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको वेरिड ऑप्शंस दिए हैं एंड डेली इसमें एक एक ऑप्शन ऐड होता जा रहा है। जो टॉप ऑप्शंस है वो वेल सेटल्ड ऑप्शंस है, बट जो नए ऑप्शंस है वो विद टाइम डेफिनेटली सेटल होने वाले हैं। और ये सारे ऑप्शंस के बाद में भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप एडिशनल कोर्सेज हमेशा कर सकते हो, जैसे कि एमबीए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, या फिर आप कर सकते हो एमबीए हेल्थ केयर का, या फिर आप डायरेक्टली अपना फील्ड चेंज करके भी फाइनेंस में जा सकते हो। ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी आपको कैसे डिसाइड करना है या आपको कैसे समझना है कि आप साइंस लेने की, आपको साइंस लेना चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए मैं कुछ लिंक्स जय सर को भेजूंगी, जो जय सर आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें वो लिंक होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट की लिंक, जिसको आप सॉल्व कीजिए।
आपको समझेगा कि आपका माइंड किस में चल रहा है, आपको साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या आपको कॉमर्स रिलेटेड चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आपको नंबर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं या आपको डिजीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट अट्रैक्ट कर रही है, वो सब आप उसके साथ एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ में मैं 2 बहुत इंटरेस्टिंग लिंक्स शेयर करने वाली हूँ। वो लिंक होंगी ऑनलाइन, आई एम श्योर कि ऑनलाइन आप लोग सब लोग काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते रहोगे, बट उस सोशल मीडिया को आप अपने आप को यूज मत करने दीजिए। लेट not the social media use you, you have to use the social media to the best possible use. सोशल मीडिया पे हार्वर्ड ने कुछ ऑनलाइन फ्री कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जो फ्री ऑफ चार्ज है, which includes courses of computer science, which includes courses of 6 weeks of medical science, of engineering, of commerce, of finance. So I would like to share that link and you can approach, you can go through that link and do those online courses. और वो online courses करते वक्त आपको समझेगा कि आपको कितना interest है इस चीज में, and once you know your interest, you can choose your career path very easily. So जरूरी है कि आप वो सारे ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज को देखें, तो वो लिंक मैं शेयर करूंगी। एडिशनली टाटा ने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज दिए हैं ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट को 1 डे में कैसे लर्न किया जा सकता है। सो आप 12th साइंस के बाद या 10th साइंस के बाद जो भी फील्ड में जाओगे, MS Excel and PowerPoint is going to be an integral part of your life. तो जिस आप लोग में से जिस किसी को वो MS Excel या PowerPoint के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर प्लीज इस फ्री टाइम को यूज कीजिए और अपने MS Excel और PowerPoint के नॉलेज को जितना हो सके इंक्रीज कीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अच्छा, एक बिफोर आई एंड मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ कि ताजमहल कितनी बार बनाया गया था। कैन यू आंसर मी कि ताजमहल कितनी बार बना था? आपको लगता है कि ताजमहल का बिल्डिंग एक बार में रेडी हुआ था? अगर एक बार में नहीं रेडी हुआ था तो कितनी बार में रेडी हुआ था? क्या लगता है आपको? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। 2 बार, 5 बार, मतलब आई थिंक ये रैंडम नंबर्स है, सब अपने अपने मन से नंबर्स दे रहे हैं। कोई भी बिल्डिंग, अच्छा बुर्ज खलीफा का बिल्डिंग कितनी बार बना था? बुर्ज खलीफा पता है सबको, दुबई में, अबू धाबी। ओके, गूगल मत कीजिएगा। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी लेजेंड, कोई भी ग्रेट स्ट्रक्चर 2 बार बनता है। एग्जैक्टली, फर्स्ट ऑन स्केच एंड सेकेंड इन रियलिटी। वेरी नाइस इनपुट फ्रॉम प्रीति यादव, वेरी ट्रू। कोई भी बिल्डिंग 2 बार बनती है, एक बार वो स्केच में बनती है और दूसरी बार वो रियलिटी में बनती है। सेम इज विथ योर करियर। पहले आपके गोल्स आप पेपर पे बनाए और उसके बाद उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करें, रियल लाइफ में प्रूव करें। अगर आपको जाना है मुलुंड से माटुंगा, तो माटुंगा का टिकट निकालना पड़ेगा, और टिकट निकालने के लिए आपको बताना पड़ेगा उस टिकट काउंटर पे कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप भाई साहब को बोलोगे कि हाँ मुझे जाना है, तो वो आपको टिकट नहीं दे पाएगा। अगर आपको अपना डेस्टिनेशन, अपना गोल पता है, तो वो आपको माटुंगा का टिकट देगा। तो इसी तरीके से अगर आपको अपना गोल पता है कि मुझे क्या अचीव करना है, तो ही आप वो रोड मैप को क्रिएट कर सकते हैं और उसको लगने वाली जो भी ज्यादा एफर्ट्स है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए इस टाइम यू ऑल आर वेरी लकी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज्योग्राफी का एग्जाम कैंसिल हो गया। दूसरा, यू आर वेरी लकी बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ टाइम एंड यू हैव लॉट ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट। सो यूज इंटरनेट फ्रूटफुली, इंटरनेट को यूज कीजिए और सबसे पहले पेपर पेन पे अपना गोल लिखिए। डिसाइड कीजिए कि आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में से क्या करना है। साइंस में जाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है कि नहीं करना है, आपको अब्रॉड जाना है कि नहीं जाना है, अब्रॉड में कौन सी कंट्री में जाना है, वो पूरा रोड मैप आप आज बना के रखिए एंड अकॉर्डिंगली उस रोड मैप के अंदर फिलर्स बनाइए कि उसके लिए आपको कौन से स्टेशन पे रुकना है, आपको क्या क्या करना है, आपको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है और आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। एंड जब आपके लाइफ में इतनी क्लैरिटी होगी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग टू अनदर हाइट। So please construct your roadmap and please go ahead in your career. Menon Coaching Classes is always ready to guide you with your career.
Of course, we have the best teachers in the country who can guide you, who can be very very close to you for each one of you, because मेनन में हमारा एक ही intention है, we want to give personalized attention to one and all. So हम आपको career में help करेंगे, उसके road map में help करेंगे और उसके education में भी help करेंगे, ताकि आपका knowledge, आपका perspective और आपका perception career और इस कंट्री से रिलेटेड कंप्लीटली बेटर और कंप्लीटली अच्छा हो सकता है. ठीक है, विद दिस आई एंड माय सेमिनार. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विथ मी एंड सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शंस. आई थिंक मुझे 2 क्वेश्चंस आए हैं. एक क्वेश्चन है कि मुझे पूछा गया है कि फिजियोथेरेपी के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं. तो फिजियोथेरेपी बेसिकली 10+2 यानी आप पीसीबी करते हो और उसके बाद आपका एंट्रेंस होता है फिजियोथेरेपी के अंदर. नीट का एंट्रेंस के थ्रू फिजियोथेरेपी में एडमिशन मिलता है. जो कॉलेजेस मैंने मुंबई में बताया है, ऐसे ही टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया है जिसमें डायरेक्टली आप बीपीटीएच यानी बैचलर इन फिजियोथेरेपी का एडमिशन ले सकते हैं. फिजियोथेरेपी में मस्कुलर साइंस आपको पहले फर्स्ट 2 इयर्स में आपको ऑब्वियसली सेम सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर एक को एमबीबीएस बीडीएस में होते हैं, जो कम डिटेल्स में पढ़ाए जाते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक डिजीज जिसको आप ट्रीट करने वाले हो उसका आइडिया मिले. और उसके बाद नेक्स्ट आपको फिजियोथेरेपी में आपको बताया जाता है कि कैसे एक्सरसाइजेस किए जा सकते हैं जिसके कारण कि उनका मस्कुलर इंजरी और जो रेंज ऑफ मोशंस कम हो गया है उसको इंप्रूव किया जा सकता है, सो दैट दे कैन लीव अ बेटर पेन फ्री लाइफ. हर एक ऑर्थोपेडिशियन को एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑपरेशन तो आपने कर लिया बट मोबिलिटी लाने के लिए जॉइंट्स में फिजियोथेरेपिस्ट का जरूरत पड़ता है. पर्सनली करियर वाइज फिजियोथेरेपी अभी बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है. गवर्नमेंट जॉब्स मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट हो गया है. प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो. कैन वी गेट इनटू स्पोर्ट्स टीम विद फिजियोथेरेपी डिग्री? यस. आप फिजियोथेरेपी के बाद एक मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी होता है जिसमें आप मास्टर इन स्पोर्ट्स थेरेपी कर सकते हो और उसके बाद आप स्पोर्ट्स मेडिसिन के थ्रू एंटर कर सकते हो. एमबीबीएस के बाद में भी एक एमडी होता है स्पोर्ट्स मेडिसिन का एंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन का, जिसके थ्रू भी आप स्पोर्ट्स टीम में एंटर कर सकते हो. सीट्स लिमिटेड है बट बहुत ही रिवॉर्डिंग कैरियर है. आप सेलिब्रिटी भी बन सकते हो. इन एडिशन टू आप एक खुद का कोचिंग सेंटर खुद का ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस सेंटर स्टार्ट कर सकते हो वेयर यू कैन चेंज. तो बेसिकली कोई भी करियर में देखो, गवर्नमेंट और जॉब करने के लिए ऑप्शंस एनी टाइम है, बट जब आप प्राइवेट में जाते हो यानी जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हो तो आप बहुत सारे करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो. आप फिटनेस कोच बन सकते हो, आप टीम में एंटर कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर सकते हो, कॉर्पोरेट सेटअप्स को ज्वाइन कर सकते हो, कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो जो इस फिटनेस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है और उनके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो. नेक्स्ट, कैन आई डू सोशल सर्विस थ्रू साइंस? मुझे पूछा गया कि कैन आई डू सोशल सर्विस थ्रू साइंस. तो उसमें सोशल सर्विस यानी कि आई मीन यू आर गोइंग थ्रू, यू आर टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विस. सो सिविल सर्विस के रिलेटेड और डेफिनेटली यूपीएससी के ऑप्शंस होते हैं आपके पास जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. सिविल सर्विस में आप यूपीएससी एमपीएससी की एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो. आई वुड से अगर आप यूपीएससी एमपीएससी में इंटरेस्टेड हो, सिविल सर्विस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन. और उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम नाउ. आप unacademy.org करके एक साइट है या फिर YouTube पे अनअकैडमी के वीडियोस देख सकते हो जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि हाउ यू कैन एक्सप्लोर योर करियर इन सिविल सर्विसेज. तो प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो. एमबीबीएस के बाद किया सकता है, 12th साइंस के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया सकता है, बीएससी के बाद किया जा सकता है, बट एटलीस्ट 12+4 के बाद आप ये ऑप्शन को ज्यादा अच्छे से परस्यू कर सकते हो. बट प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी. कैन आई बिकम पायलट थ्रू साइंस? यस, बीएससी किया जा सकता है पायलट में, एविएशन में. बट इस ऑप्शन में जाने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस एविएशन इंडस्ट्री को अच्छे से समझ लो, बिकॉज एट प्रेजेंट एविएशन इंडस्ट्री में बहुत क्राइसिस चल रहे हैं. जॉब्स बहुत फटाफट जा रही है, बट yes, if you get a job into government sector, it's a highly paying job, 6 to 7 lakhs per month. एयर इंडिया में भी पायलट को मिल सकता है एक अच्छे लेवल पे if you become a captain. ऑप्शन बहुत अच्छा है, बट आई वुड सजेस्ट कि पहले बीएससी करके फिर आप एंटर करना. 12th के बाद में भी एंटर होने का ऑप्शन है, बट वो ऑप्शन ना करके आप बीएससी करके करोगे तो बेटर रहेगा.
Thank you, Dr. Hani Savla. Right, I'm proposing the vote of thanks. Students, I am Anil Menon, and I'm proud to say I have taught Dr. Hani Savla. And to watch a student speak so fluently and with such confidence, I'm so happy. Right, I was wondering if I would have got this guidance right at that age, it would have been wonderful. Thank you, Hani Savla, madam. And बेटे all of you should note, Hani Savla ma'am was a merit ranker. तो पहला मुंबई बोर्ड में मेरिट रैंकर सिस्टम होता था. तो हनी सावला मैम जो 10th पे थे, होली एंजल्स के स्टूडेंट है, वो मेरिट में आए थे बॉम्बे में, एंड मेनन के स्टूडेंट थे. इतना अच्छा लगता है ये बोल के. एंड ग्रेट मैम, एब्सोल्युटली ग्रेट. आई थिंक आज पूरा साइंस का आपने बता दिया क्या क्या कर सकते हैं. बच्चे ने, किसी ने पूछा है सोशल सर्विस, मैं थोड़ा डिसाइड कर रहा हूँ अभी किसी और को भी बुलाने का. सो वी विल हैव दिस सीरीज. ये पूरा सीरीज जो है, ये पूरा इनिशिएशन आइडिया किया है जय सर, हेनरी सर. आपके फेवरेट है बेटे, बच्चे लोग, आप लोग मुझे नहीं पहचानते, आपके सब फेवरेट टीचर्स है. हेनरी सर है, चिराग सर है, उधर दया सर है, जय सर है, राइट. तो यू कैन बी इन टच विद देम. कल का सेशन जो है वो होगा कॉमर्स में ऑप्शंस क्या क्या है. आज मैडम ने पूरा बताया आपको कि साइंस के क्या क्या ऑप्शंस है, और इतना डेप्थ में बताया कि चलिए आपको पायलट बनना है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बीएससी के बाद करना. क्यों? कि उससे आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा. कुछ प्रॉब्लम हो गया क्राइसिस में तो आप दूसरा कुछ भी कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच मैम. गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू ऑल. वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ वर्क. कल यही टाइम में वी विल हैव कॉमर्स ऑप्शन, स्पीकर नंबर 2. कैन आई हैव ए क्लैप फॉर हनी मैम? एंड थैंक यू वेरी मच गजानन बेटे. Thank you, ma'am. Thank you very much. Salute, love you. Just one thing I want to tell you all, just last thing to end. I have started a page, Facebook page by name of Dr. Hani's Telemedicine Clinic, and an Insta account by a name of Instagram account by the name of Dr. Hani Savla, jahan pe I share a lot of health tips free of cost, especially information or true information. I don't want this WhatsApp university to teach us about coronavirus. So I try to share as much information as possible about coronavirus, which has got scientific evidence. So I would request you all, if possible, if you are using social media, don't enter social media just because of this. But if you're using social media, kindly join me at Insta, as well as at Instagram account as Dr. Hani Savla, as well as Facebook page by name of Dr. Hani Savla's Telemedicine Clinic. And I'll always be honored to be a person who has to guide. And I'm thanking Anil Menon sir for always being there with me and always being there to inspire me, for being the role model. And I hope you all get blessed with great role models in Anil Menon sir, Jay sir, Gajanan, everyone. And go ahead and make it big in life. Life is really beautiful only if we know where we want to go. Thank you so much, sir. Jai Hind. Thank you, bete. Thank you, Gajanan sir. I forgot you are hosting the meeting. Thank you very much. See you all, bete. See you all. God bless each one of you all. Bye, bete. Bye. It was too good, huh? Honey.